Right, so this is case 2. केस 1 तो कल ही लिखवा दिया था, है ना? We have started with the case 2. इसके बाद the apparent weight of the body is greater than the true weight. केस 3, इसी को 3 बना लो, यहीं से हो जाएगा. इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगा? F is equals to, लिखो पहले केस 3 की हेडिंग तो लिख लो. When the lift accelerates downward, नीचे की तरफ, राइट? सो F हो जाएगा, नीचे की तरफ भाग रही है, मतलब mg इज ग्रेटर देन r, mg माइनस r. mg माइनस r. सो r हो जाएगा ठीक है. थर्ड केस, it means the apparent weight of the body is it means the apparent weight of the body is less than the true weight, है ना? चलो केस 4 लिखो. when the lift falls freely, कब होता है ये केस? जब वायर कट जाए लिफ्ट का, तो एकदम से थोड़ा आराम से नीचे गिरती है, फिर उसमें और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा रहता है एक्सेप्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. सो सेम इक्वेशन यही रहेगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं. नीचे की तरफ जा रही है तो F इज इक्वल टू mg माइनस r ही रहेगा, और ये है ma इज इक्वल टू mg माइनस r. r हो जाएगा mg माइनस ma, बट a इज इक्वल टू g. एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So what would be R? 0. लिखो. हो गया सबका? भैया वाला नहीं लिखना था इसमें, इस वाले केस में ऊपर वाला नहीं लिखना था. लिखो आया था, बोला था मैंने बेटा. When the lift falls freely. ये जो ऊपर केस थर्ड का वो बनाया इक्वेशन, वो नहीं लिखना था इसमें. लिखा तो है, ये लिखा. लिखा नहीं है. वो ये कह रहा है कि m कॉमन नहीं लेना.
अरे क्यों लोगे एम कॉमन, जीरो तो हो जाएगा सीधा, यहां पे जी रख दोगे तो जीरो हो जाएगा, क्यों कॉमन लेना, नहीं वो नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख सकते हो। इट मींस द अपेरेंट वेट, ये बहुत अच्छे से लिख लेना, द अपेरेंट वेट of a freely falling body, of the freely falling body is zero, and the body is in the state of, and the body is in the state of weightlessness, ये इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इस वर्ड से अपन मिलेंगे ग्रेविटेशन में, weightlessness, ओके। क्वेश्चन, क्वेश्चंस करने करो, चलो लिखो क्वेश्चन। two masses, क्वेश्चन, क्वेश्चन इससे अलग, टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन। two masses, m1 is equals to 3 kg, m2 is equals to 4 kg, right, are connected to the two free ends, of an inextensible string, which passes over a frictionless pulley, इनएक्सटेंसिबल के बाद रिपीट कर दीजिए। इसके बाद ये इनएक्सटेंसिबल की बात है। inextensible string which passes over a frictionless pulley, full stop. Calculate first acceleration of the system, second tension in the string, used for connecting the masses, tension in the string used for connecting the masses. Third, tension in the string used for suspending the pulley, दो टेंशंस निकाल करो, पहले तो एक्सीलरेशन निकालो, 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, ठीक है। अब टेंशन निकालो दोनों,
every numerical in the class will give you a new concept. That's why numericals are important. However, from now we will do it between the topics. Okay. सारे पेजेस पलटने लगे, कल ही किया है टॉपिक, इसलिए मैं एंड में करवाता हूं, so that you people should revise. बट ठीक है, लटक रहा है. किसी का नहीं आया अभी तक? सेकंड वाला टेंशन 16.8 सेकंड वाला टेंशन कितना आया? 33.6 न्यूटन. 33.6 न्यूटन. ठीक है, ठीक है, ये तो आ गया होगा. सीधा फॉर्मूला रखो और आ जाएगा. टेंशन का फॉर्मूला पता है ना? 33.6. कैलकुलेशन चेक करो. सर ए कितना आ रहा था? ए आ रहा था 1.4. भैया आ गया 33. ठीक है, ये वो टेंशन है जो एक स्ट्रिंग के दो मासेस को कनेक्ट करने में. हमें निकालना है कि पुली को लटकाने में और कितनी टेंशन लगी. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, सोचो. देखो, अभी समझ में, ये वाली टेंशन निकालनी है. नहीं चाहिए पड़ेगा. टेंशन इज द फोर्स ओनली अबाउट द. अरे देख, जितनी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है उसके अपोजिट इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी? तो ये मान लो 2t है तो ये -2t होगी. You are not considering the sign, but the tension would be doubled. 67.6. 67.6. भैया ए गलत आ रहा है. ए तुम्हारा गलत आ रहा है? यस सर. ओके, देख. चलो चलो सारे देख लो क्या आएगा. यही था एक फॉर्मूला. मैंने मासेस क्या बोले, 4 kg और 3 kg. तो 1/7 इंटू 9.8 करो 1.4. यस सर. तो किसको दिक्कत जा रही थी ये निकालने में?
टेंशन का फॉर्मूला क्या था उसी के नीचे? 2m mg m plus m. जी भी था, Yes, sir. पुट कर दो। नाइन 9.8 अपॉन 7 सीधा 1.4 निकाल चुके हो, तो 3 to the 6, 6 4 the 24 into किसको देख कर जा रही? यहां तक तो सबका आ जाना चाहिए था। फॉर्मूला में वैल्यू रखो और आंसर निकालो, इसमें तो कुछ कट ऑफ था ही नहीं। थर्ड वाला बता, थर्ड वाले में कह रहा है कि पुली को लटकाने में कितना टेंशन लगा। ठीक, सो देखो ये पुली लटकी हुई है एक स्ट्रिंग से जिसका टेंशन मान लो है टी या टी डैश। इसके अपोजिट में दो टेंशन, बाकी सारे फोर्सेस भूल जाओ, यू जस्ट फोकस ऑन दी टेंशन टेंशन टेंशन, राइट। इसके अपोजिट डायरेक्शन में दो टेंशन वर्क कर रही है, 2t। ये 2t इसके इक्वल और अपोजिट होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अरे ऑफ कोर्स होगी, तभी उसको बैलेंस कर रही है पुली। समझ रहे हो? स्ट्रिंग के फोर्सेस जब कंसीडर करोगे तो यू विल कंसीडर ओनली द टेंशन। सो देयर आर टू टेंशन। पहली टेंशन बोली है कि मासेस को कनेक्ट करने में कितनी टेंशन लगी, तो वो तो अपन पेयर ऑफ फोर्सेस में से एक ही टेंशन यूज कर लो। फिर बोल रहा है कि पुली को सस्पेंड, ये पूछ रहा है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग यूज्ड फॉर सस्पेंडिंग द पुली, राइट। तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो टेंशन इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है और ये इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, तो ये इसकी इक्वल और अपोजिट होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. ठीक, सो इट मींस 2t। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द। एक और क्वेश्चन भैया। हाँ, एक मिनट क्या कह रहे हो बेटा? 33.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, बिकॉज टेंशंस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, राइट। कल पढ़ा था अपन, टेंशंस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों में सेम लगे। हाँ, अब पूछो भैया m2 की वैल्यू m1 से हमेशा ज्यादा रहेगी क्या? नहीं, मैं कहता हूं कि m1 को कितना ले लो 4 kg और m2 को ले लो कितना 3 kg। डज इट मेक एनी डिफरेंस? भैया फिर नेगेटिव हो जाएगी तो कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं बेटा, फिर आप क्या कर दोगे? जहां माइनस हो रहा है उसमें m1 माइनस m2 कर दोगे। पुली को देखो ना, एक तरफ से उठ रहा है, दूसरी तरफ से झुक रहा है। जिस तरफ फोर्स ज्यादा रहेगा उस तरफ से झुकेगा, उसकी दूसरी तरफ से उठेगा। डज इट मेक एनी डिफरेंस इन ऑल द वैल्यूज? नो। आपका टेंशन चेंज नहीं होगा, आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। जितना ये उठेगा उतने एक्सेलरेशन से ये गिरेगा, या जितने एक्सेलरेशन से ये उठेगा उतने एक्सेलरेशन से ये गिरेगा। इट वोंट चेंज एट एनी कॉस्ट, राइट। सो m1 माइनस m2 कर देना, ठीक है। हाँ भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और। So, हाँ बेटा। so third वाला फिर से explain कर दीजिए। थर्ड वाला, सी there are two tensions working in the upward direction and there is a one tension working in the lower direction or downward direction. They both are equal or opposite or not? Yes, sir, they are. Of course they are. So it means 2t is equal to t dash. Yes or no? Yes, sir. Yes. You know the value of t, so 2 into t dash आ जाएगा। Okay, sir. Okay. Next. A body of mass 30 kg, 30 kg की बॉडी 30 stands on a weighing machine. भैया रिपीट कर दीजिए फिर से क्वेश्चन।
A body of mass 30 kg stands on a weighing machine lying on the floor of a lift. Lying on the floor of a lift. Full stop. What will be the weight of the body भैया floor of but the lift? What will be the weight of the body when first lift moves upward, lift moves upward, lift moves upward with A is equal to 2.2 meter per second square. ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा है. सेकेंड, lift moves downward with A same 2.2 meter second minus 2. थर्ड वाला केस तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें लिखा है when lift falls free. so हाँ so G की वैल्यू 9.8 दे दें या फिर डायरेक्टली 10. हाँ given G is equals to 9.8 meter per second. करो तो सेकंड वाला एक बार रिपीट कर दीजिए. बेटा सेकंड वाला फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है. लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद A is equal to 2.2 meter per second. सर फर्स्ट था कुछ बड़ा सा आ रहा था आंसर. कितना आ रहा? 360 सर. 330 आ रहा है. 360 अरे हाँ 360 आ रहा भैया. 360 केजी सर ए का. और सर केजी तो केजी नहीं आएगा. केजी कैसे आएगा? गलत कर लो. केजी नहीं आएगा, न्यूटन आएगा. 75.8 आ रहा है. यस सर न्यूटन. वेरी 360 न्यूटन आएगा. और सेकंड का 228 न्यूटन. 228 न्यूटन सेकंड का आ रहा. 360 न्यूटन फर्स्ट का और 228 न्यूटन सेकंड का. इनको कन्वर्ट करो किलोग्राम वेट में. सिखाया है ना? कन्वर्ट करो किलोग्राम वेट में. चलो ये 360 न्यूटन आ. क्या हुआ? ये दोनों सही आंसर है. ठीक है, इनको कन्वर्ट करना है किसमें? किलोग्राम वेट में. सिखाया है. पेजेस पलट लो. एक जब कन्वर्जन बताया था एब्सोल्यूट यूनिट्स और ग्रेविटेशनल यूनिट्स का, सबसे लास्ट में एक लाइन लिखवाई थी. उसी लाइन से कन्वर्ट हो जाएगा. उसी लाइन से बस कन्वर्ट हो जाएगा. That absolute unit is equal to the 9.8 times the gravitational. देखो 36 केजी सर. 360 न्यूटन 36 केजी के आसपास आ रहा था. ठीक है. और दूसरा वाला
So 23.2 kgs. ठीक है, जितने बच्चों ने पहली दूसरी क्लास नहीं की थी मैं बता दूं, दिस इज अ कौन सी यूनिट है बेटा न्यूटन में? ग्रेविटेशन। कौन सी यूनिट है? नोट्स निकालो। और इसको चेंज करना है तो 9.8 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। वो सेंटेंस पढ़ो जो मैंने लिखवाया था, पढ़ो, कोई तो पढ़ दो एक आध, जहां एब्सोल्यूट यूनिट्स और ग्रेविटेशनल यूनिट्स पढ़ाई थी। कोई भी पेजेस नहीं पलट रहा है, नो, एंड यू पीपल आर ब्लेमिंग सर की स्लो चलो। कितना भी स्लो चलो, कितना भी, इट वोंट अफेक्ट until unless you will not do the revision. 1 kilogram weight is the gravitational force required to accelerate 1 kg of body with 9.8 meters. You are reading the definition. The last line. When we have completed this, Sir, ये the दोनों gravitational units are 9.8 times the absolute units. gravitational unit is 9.8 times the absolute unit. One Newton is equals to 9.8 kilogram weight. ठीक, आपका कितना निकल के आया? 336 न्यूटन इक्वल्स टू 9.8 किलोग्राम। 360. नहीं, 1 किलोग्राम वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन होगा, ये होगा, ये रिलेशन होगा, ये हो गया, है ना? 1 kg इक्वल्स टू 9.8। सो हमारा आया है कितना? 1 न्यूटन 360 न्यूटन 360 1 अपॉन 9.8 kg वेट, तो 360 न्यूटन हो जाएगा। 360 अपॉन 9.8 किलोग्राम, 36.7 36.73. अब ठीक है। भैया सेकंड वाले का 23.2 समथिंग है। ठीक है, सही है। सेकंड वाले का 23. इसीलिए यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया था, क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन यूज आता है किस चीज में? न्यूमेरिकल्स। चलो, हो गए न्यूमेरिकल्स। अब आए नेक्स्ट टॉपिक पे कि और न्यूमेरिकल्स का। लिखो हेडिंग, सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन, क्वेश्चन मार्क। A question is to be asked many times in the CPS, many times. हर बार आपको यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक्स, हर जगह ये मिलेगा। सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। वाई? आप ऑलरेडी 9th में कर चुके हो इसको प्रूव, किसी को ध्यान है? वाई सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन? एनीवन? सर कि हमें उसमें कंडीशंस इमेजिन नहीं करनी पड़ती। Excellent, Arth. 1 and 3 can be derived from the second law. आप फर्स्ट लॉ को और थर्ड लॉ को दोनों को सेकेंड लॉ से प्रूव कर सकते हो। इसका मतलब फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों सेकेंड लॉ के अंदर कंटेन्ड है। That's why second law is called
कैसे कर सकता हूं? पहले देखते हैं कि फर्स्ट लॉ कैसे करते हैं। हमें सेकंड लॉ का यूज करके क्या प्रूव करना है? फर्स्ट लॉ। सिंस F इज इक्वल टू एम, अगर इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एम ए कितना हो जाएगा? जीरो। बट मास किसी बॉडी का 0 हो सकता है क्या? नो। नो सर। इसका मतलब 0 क्या है? एक्सेलरेशन 0 कब होता है? या तो बॉडी रेस्ट पे हो या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 इट मींस द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। सो सेकेंड लॉ ने फर्स्ट लॉ को, हमने सेकेंड लॉ का इक्वेशन यूज किया F इज इक्वल टू एम। फर्स्ट लॉ की कंडीशन लगाई कि if the net external force is 0 then the body must be at rest or moving with the uniform velocity v। so we have taken कि net external force is 0 तो ये इक्वेशन क्या हो गया? ma is equal to 0 but m cannot be 0 it means a is equal to 0 और एक्सीलरेशन 0 कब होता है? जब बॉडी या तो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है इट मींस ये। यूज किसका किया? सेकेंड लॉ। सबको कट गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन थर्ड लॉ प्रूफ करके दिखाओ कोई। सेकेंड लॉ राइट करना है ना ये? अभी 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 लिखवा दो, अभी दोनों लिखवा दो, डोंट वरी। थर्ड लॉ प्रूफ करो पहले फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। कोशिश तो करो। चलो हिंट दे देते। डायग्राम ये डायग्राम गिवन, दो बॉडीज है, एक 1 एक 2। एक का मास आपको m1 लेना हो तो ले सकते हो, इसका m2 लेना हो ले सकते हो। आपको प्रूफ करना है या तो मास वाले फॉर्मूले से या लीनियर मोमेंटम वाले से, जिससे भी कर सकते हो। कि क्या प्रूफ करना है? थर्ड लॉ F12 इज इक्वल टू माइनस जो फोर्स बॉडी 1 2 पे लगा रही है उसका अपोजिट फोर्स बॉडी 2 बॉडी 1। भैया पहले अपन दो बॉडी ले लेंगे F1 और F2। ठीक है, तो F12 इज इक्वल्स टू हाँ F1 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन DT, अरे P1 अपॉन PT। ठीक है, d P1 अपॉन, ठीक है। फिर भैया सेकंड वाला लेंगे F21, उसमें ठीक है, उसको इक्वल कर देंगे अपन dP2 अपॉन DT। ठीक है, ठीक है। फिर तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे ठीक, तो उससे अपन को ये पता चलेगा कि मोमेंटम 0 है। कब है मोमेंटम 0?
जब दोनों इक्वेशन को अपन ने ऐड किया 1 2 से जा रहा है, मतलब फोर्स 1 से 2 पे लग रहा है और 2 से 1 पे, तो ये दोनों हाँ, तो इक्वेशन अपन ने बनाई ठीक है, उस वाले फॉर्मूले से dp/dt। हाँ समझ गया। फिर नहीं मैं समझ गया, तरीका यही है, बट तुमने नेट चेंज इन मोमेंटम को जीरो क्यों लिया, मैं ये पूछता हूँ। भैया क्योंकि उसका उसमें रीजन क्या? फोर्स नहीं लग रहा ना। एक्सीलेंट, बस हो गया। हो गया, ठीक बोला बच्चे। देखो तरीका देखो, कह रहा है कि बॉडी टू बॉडी वन पे F12 force on body 1 due to body 2, force on body 2 due to body। अब अपन यूज करते हैं सेकेंड लॉ। सपोज बॉडी 1 का मोमेंटम कितना है, P1। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसको लिखवा दूंगा बात। देखना उसने क्या कहा कि dp1 अपॉन dt होगा F12 बाय यूजिंग सेकेंड लॉ। ठीक, सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या है, dp अपॉन dt इज प्लस 2f एक्सटर्नल। सो dp1 अपॉन dt हो जाएगा F12। अगेन ऊपर वाली बॉडी पे लगाओ तो dp2 अपॉन dt हो जाएगा F21। राइट, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कर दो क्या, एक। सो dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू F12 प्लस F21। इसको क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी P1 प्लस P2 इज इक्वल टू F12 प्लस F21। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है, तो नेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, 0। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स वर्किंग ऑन द बॉडी इज 0, इट मींस dp अपॉन dt क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि dp अपॉन dt इक्वल्स टू f एक्सटर्नल है। अगर f एक्सटर्नल 0 है तो dp अपॉन dt क्या होगा, 0। तो सिंस f एक्सटर्नल इज 0, इट मींस d अपॉन dt P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल रख सकते कि नहीं रख सकते, तो F12 कितना आ गया, आ गया कि नहीं, एक हंस लो, बातें कर लो, तो एक बार क्या 2 बार बता देना, कैसे आएगा, बातें करोगे तो कैसे आएगा। ये एक बॉडी थी, इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी रखी, दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। बॉडी 2 ने जो बॉडी 1 पे फोर्स लगाया वो है F12 नीचे के डायरेक्शन, बॉडी 1 ने बॉडी 2 पे जो फोर्स लगाया वो है F21 ऊपर के डायरेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने बाय यूजिंग सेकेंड लॉ, अगर P1 बॉडी का मोमेंटम है फर्स्ट बॉडी का, तो dp1 अपॉन dt होगा F12। सेकेंड लॉ का इक्वेशन है, ऊपर वाली बॉडी में सेकेंड लॉ लगाया तो dp2 बाय dt हो जाएगा F21। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो दोनों ऐड होके ये आ गया, d बाई dt दोनों से कॉमन ले लिया, P1 प्लस P2 आ गया इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसके बाद हमने कहा ये बॉडी कहीं मूव कर रही है क्या, कहीं कर रही है क्या, नहीं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे कितना है, 0। सो यू कैन पुट d बाई dt P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0।
इसका मतलब इस साइड वाला इक्वेशन भी किसके इक्वल आएगा? तो F12 इज प्लस टू माइनस F2। यही क्या है? न्यूटन्स। तो सेकेंड लॉ ने दोनों प्रूफ कर दिए, फर्स्ट लॉ भी प्रूफ कर दिया और थर्ड लॉ भी proof कर थर्ड। दिया। खटका यस सर। सबको बॉडी अगर मोशन में हो तो, अरे हमें तो प्रूफ करना है ना, वी वांट टू डिराइव दैट सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, सो वी कैन यूज अवर कंसीडरेशन। तुम अगर बॉडी को मूव करके कंसीडरेशन करोगे तो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। सो इफ यू वांट टू प्रूव, यू कैन प्रूव बाय सिंपल वे। किसी को कोई डाउट नहीं? लिख। भैया हाँ बेटा, भैया एफ एक्सटर्नल 0 कैसे आई ये समझ नहीं आया। ये वाला एक्सटर्नल 0 कैसे आया? हाँ भैया, देखो इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं दीपेश? भैया ग्रेविटेशनल। उसके अपोजिट में रिएक्शन। हाँ भैया। बॉडी कहीं मूव कर रही? नहीं भैया। सारे फोर्सेस इस पे इक्वल एंड अपोजिट वर्क कर रहे हैं? हाँ भैया। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है इस बॉडी पे? 0। 0। पहले वाले केस में 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम पूरे सिस्टम को कंसीडर ना करके पहली बॉडी को कंसीडर करते। पहली बॉडी पे तो फोर्स लगा रही है ना दूसरी बॉडी। हाँ भैया लगा। F1। फिर हमने दूसरी बॉडी को अकेले कंसीडर किया, इस पे तो फोर्स लग रहा है ना, F2। बट अगर दोनों को साथ में कंसीडर करो तो नेट फोर्स कितना है? 0। ओके भैया। हाँ, किसी को कुछ और कहना है? लिख, अभी बता। देखो लिखो। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। व्हाई? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। First law is contained in the second law. देखो, by using second law, इसके नीचे by using second law, m is equal नहीं, f is equal to m into a. भैया बाई हाँ, उसके बाद by using second law, f is equal to ma. ठीक है, देखो नीचे if f is equal to 0, ब्रैकेट में IE, that means IE, no external force is acting on body. आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे लिखना, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, ब्रैकेट क्लोज। इट इंप्लाइज दैट यहां एम ए इज इक्वल टू 0, बट मास तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इट मींस पहला, बॉडी इज एट रेस्ट, दूसरा और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वी। This is the definition of first law.
हाँ ये डेफिनेशन है। क्या कह रहे हो स्टेटमेंट? कुछ भी लिख लो तुम, स्टेटमेंट लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, डजंट मैटर, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। फिर से सेकंड पॉइंट, थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। Consider an isolated system. Consider an isolated system. Isolated का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? ठीक, सर जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। No external force is acting. Consider an isolated system. ब्रैकेट में लिखो no external force acting upon a body. No external force X. No external force X. Bracket close. Consisting of two bodies, 1 and 2. 1 ऐसे 1 and 2, 1 और 2। बनाओ ये फिगर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड वहां पे राइट हैंड साइड, उस साइड होता ना राइट। बना लिया? देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 इक्वल टू कितना होगा? dp1 अपॉन dt। लाइन चेंज करके सिमिलरली लिख लो बॉडी 2 के लिए। So what is the rate of change of momentum of body 1? is equal to dp1 upon dt। ये लाइन चेंज करके क्या लिखना है? लाइन चेंज करके सिमिलरली फॉर बॉडी 2 dp2 अपॉन dt। ये इक्वेशंस भी बना ले भैया। नहीं इक्वेशंस नहीं, अभी नहीं, मैं बताता हूं। इक्वेशंस बनाने के लिए सेकेंड लॉ का यूज करना पड़ेगा ना, तो यू शुड राइट बाय यूजिंग सेकेंड लॉ। बाय यूजिंग सेकेंड लॉ dp1 अपॉन dt इज इक्वल टू ये और dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू ये, दोनों इक्वेशन। तुमने यही लिख लिया इक्वेशन। एडिंग 1 एंड दूसरा, ये फिर ये वाला स्टेप। यहां तक लिखने के बाद if the net external force on the whole system is 0,
if the net external force on the whole system is 0, therefore 3 डॉट बनाना by using second law, ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा. दिस इज द थर्ड लॉ. हो गया? भैया 2 मिनट. This is the third law of conservation of linear momentum. Next step, law of conservation of linear momentum. समझ तो लो, अभी 10 मिनट है. Law of conservation of linear momentum. डेफिनेशन इसकी हर कोई जानता है, हर कोई, बिकॉज जैसे जैसे अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सब प्रूफ करते हैं, वैसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट. क्या बोलोगे डेफिनेशन? According to this, the total linear momentum of an isolated system remains constant. ठीक. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जहां पे नो एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग या नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व. ये डेफिनेशन सबको पता है. समझो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या. गन जब आप अपने शोल्डर पर रख के चलाते हो, गन चलाइए कभी किसी ने नहीं चलाया. When you put the gun on your shoulder and shoot, so bullet आगे की तरफ मूव करती है with a particular velocity, that is v. So bullet का एक मोमेंटम है, that is m. राइट. जब बुलेट हमने शूट नहीं की थी इनिशियल स्टेज पे, तो बुलेट का मोमेंटम क्या था? 0. गन का मोमेंटम क्या था? 0. टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या था? 0. जब हमने गन शूट की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो बुलेट का कुछ मोमेंटम हुआ, दैट इज mv. लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0 है, बट वी आर गेटिंग द फाइनल मोमेंटम एज mv. तो आपने देखा होगा कि आपकी जो गन है ना, वो पीछे की तरफ मूव करती है आपके शोल्डर पे, करती है. Yes. क्योंकि वो इस mv को कंजर्व करने की कोशिश करती है. ये mv गन का लीनियर मोमेंटम है आगे के डायरेक्शन में बुलेट का. तो अगर मान लो ये m है मास ऑफ बुलेट और v है वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन. तो गन ने क्या किया? ये आगे वाले लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने की कोशिश की कि टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाए? 0. क्योंकि इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम क्या था? 0. गन भी रेस्ट पे थी, बुलेट भी रेस्ट पे, 0. जब हमने गन को फायर किया तो गोली गई आगे की तरफ, गन झपकी पीछे की तरफ. सो देयर इज एन अगेन मोमेंटम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोमेंटम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड बोथ विल बी, दोनों का सम क्या होना चाहिए? कैंसल आउट इच अदर, अपोजिट डायरेक्शन. इट मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन इज कंजर्व. दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब आपने देखा होगा
कि जिस वेलोसिटी से आगे को मूव करती है बुलेट, उस वेलोसिटी से गन पीछे को मूव नहीं करती। क्यों? मास। अगेन मास की वजह से। द कॉन्सेप्ट ऑफ मास। यू नो द एवरी कॉन्सेप्ट, फिर भी धीरे चल, कि नवंबर दिसंबर तक जा, चलो चलो चलो, कोई धीरे, ठीक है। मास, गन का मास ज्यादा है तो गन ज्यादा पीछे नहीं जाएगी, वेलोसिटी उसकी क्या होगी? बुलेट का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज तो कहीं ना कहीं क्या होना है, सेम तो होना है, राइट। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आया? अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। अगर मैथमेटिक्स देखो, इसकी मैथमेटिक्स देखो, तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन dt अपॉन dt होता है एफ एक्सटर्नल। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपका एफ एक्सटर्नल क्या है? जीरो। जीरो, आइसोलेटेड सिस्टम। सो dt अपॉन dt क्या हो जाएगा? जीरो। किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू का। तो p क्या हो जाएगा? हेंस प्रूफ। यही तो करना था कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो पहले है वही बाद में, पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो होगा, अगर पहले कुछ होता तो बाद में भी फिर कुछ होगा, वो सेम, राइट। दिस इज द वे टू प्रूफ। कैसे प्रूफ किया? dt अपॉन dt इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल जीरो है। बेटा जिनको डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, आप ध्यान रखिए कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो, राइट। कांस्टेंट टर्म मतलब 1, 2, 3, जो भी वैल्यू कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो p यहां पे अगर डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब p क्या होगा? Constant. दिस इज द प्रूफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक डेरिवेशन आता है, थर्ड लॉ से प्रूफ करना है क्या? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो अपन कल करेंगे, फिलहाल के लिए डेफिनेशन लिखो। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, the total linear momentum of the body is conserved या ब्रैकेट में लिखो रिमेन्स कांस्टेंट ब्रैकेट में। रिमेन्स कांस्टेंट। क्लास खत्म हो रही, लाइक चलो ठीक है। सो इसका प्रूफ कर लिखवा दूंगा, ये वाला गन रिकॉइल वेलोसिटी का एग्जांपल। उसके बाद थर्ड लॉ से इसको प्रूव करना है, और उसके बाद कंकरेंट फोर्सेस पढ़ना है चैप्टर। भैया फिर फ्रिक्शन। हाँ भैया, यहाँ कांस्टेंट का मीनिंग यूनिफॉर्म है या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू? नहीं, देखो कांस्टेंट का वैल्यू कल समझ में आता, बट तुम्हें आज ही पूछ ले तो आज। ठीक है भैया, कल समझ लेंगे फिर। अच्छा कल थर्ड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ से इसको प्रूव करेंगे तो कांस्टेंट का मतलब समझ में आ जाएगा भैया। ओके भैया। हाँ भैया अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ये dp by dt तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना एफ एक्सटर्नल। एक